Hello guys, welcome back to the next video of class 12 economics. This is your mentor पिंटू कुमार गुप्ता. दिन की शुरुआत करते हैं एक नए वीडियो के साथ जो है इन्वेस्टमेंट फंक्शन. इससे पहले हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन को अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है. जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा सबसे पहले वहां चले जाओ, देन फिर इससे रिलेट करना काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा. तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में होती क्या है. हम लोग तो ये जानते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अगर कोई हम लोग परचेज ऑफ लैंड कर लेते हैं, कोई सामान खरीद लेते हैं, मतलब कोई बिल्डिंग खरीद लो, मशीन्स ले लो, ये हो गया. या फिर जा कर के कोई भी डिवेंचर्स या सिक्योरिटीज़ में अगर पैसा लगा देते हैं, वही होता है इन्वेस्टमेंट. बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब कुछ और है. मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम का मतलब, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कोई भी फिजिकल स्टॉक में पैसा लगाना जहां पे हमारे देश की किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट को, ग्रोथ को बूस्ट अप मिले, वो है इन्वेस्टमेंट. एक्चुअल में हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब माइक्रो लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. बट मैक्रो इकोनॉमिक में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है रियल इन्वेस्टमेंट. क्लियर है? कोई डाउट नहीं. नेक्स्ट समझेंगे इन्वेस्टमेंट होता क्या है. तो इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट. देखो, नया कैपिटल एसेट को बनाने में दैट लीड्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी. जो किसी भी इकोनॉमी के प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा दे, वही है इन्वेस्टमेंट. अगर ये भी नहीं समझ में आता तो हमारे पास दूसरा डेफिनेशन है जो क्या बोलती है, इन्वेस्टमेंट मींस एडिशन टू द नेशंस फिजिकल स्टॉक. अभी मैंने कहा था फिजिकल स्टॉक में एडिशन होना चाहिए ऑफ कैपिटल एसेट लाइक बिल्डिंग ऑफ न्यू फैक्ट्री. कोई नया फैक्ट्री बना रहा है जिससे हमारा प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगा, एक इकोनॉमी की ग्रोथ होगी. मशीन, न्यू मशीन्स, इक्विपमेंट एटसेट्रा. बात समझ में आ गया? तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन सीधा और साफ अक्षरों में. क्लियर ना? अब जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो थोड़ा डीप जाते हैं. इन्वेस्टमेंट दो तरीके से की जाती है. मतलब बोले तो हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही करते हैं. भाई एक जगह में पैसा लगाएंगे, इनकम जनरेट तो होना ही चाहिए, ये हम लोगों की बात है. लेकिन गवर्नमेंट भी तो इन्वेस्ट करती है. गवर्नमेंट क्या करती है? आर्म्स एंड एम्युनिशन, उसके बाद किसी भी हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए बहुत सारे खर्च करती है, उनका भी तो सोचना पड़ेगा. तो इसी बेसिस पे इन्वेस्टमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. क्या है सर? सबसे पहला सर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा होगा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. ऑटोनोमस का मतलब वही है जैसे कंजम्पशन में सी बार, वैसे ही ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है. अभी समझेंगे. तो इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट हुए. अब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं समझेंगे. It refers to the investment which depend on the profit expectation and to directly influenced by income level. मतलब ऐसा मतलब ये जो बोल रहा है, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये डायरेक्टली इनकम लेवल पे जनरेट होती है. मतलब ये क्या है, अगर तुम्हारा इनकम बढ़ेगा तुम इन्वेस्टमेंट और करोगे, अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट घटेगा इन्वेस्टमेंट कम कर दोगे. सीधी सी बात है. बट ऑटोनोमस ऐसा नहीं है. ऑटोनोमस का मतलब है इट रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन लेवल ऑफ इनकम. तुम्हारे इनकम से इसे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है. एंड नॉट इन्फ्लुएंस सोनली बाय प्रॉफिट मोटिव, और प्रॉफिट मोटिव के लिए भी ये कोई भी बात नहीं करती. सीधी सी बात है, अगर जो भी इनकम तुम्हारा अगर बढ़ता है और तुम इन्वेस्ट करते हो, प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो वो होगा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. और अगर प्रॉफिट के लिए नहीं, वो तुम्हें करना ही है, वो होगा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. क्लियर है? जैसे जीरो लेवल ऑफ इनकम में हमारी अपनी कुछ खर्च होती थी तो ऑटोनोमस कंजम्पशन था, ये है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. क्लियर है? अब ये क्या है? इट इज इनकम इलास्टिक. इनकम इलास्टिक का मतलब क्या है? जब इनकम बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा. ठीक है. इट इज इनकम इन इलास्टिक. इससे कोई भी मतलब नहीं है तुम्हारे इनकम से, उसे उतना ही रहना होगा जितना जरूरी है. ठीक है. नेक्स्ट, इट इज डन बाय प्रॉफिट मोटिव. ऑब्वियसली ऊपर में ही ऑलरेडी स्टेटेड था कि ये प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है और इसे सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता है. सर एग्जाम्पल दीजिए. एग्जाम्पल देते हैं. ये जनरली गवर्नमेंट करती है, ठीक है. ऑटोनोमस एग्जाम्पल,
आर्म्स एंड एम्यूनिशन के लिए जो भी खर्च होता है, हमारे डिफेंस के लिए जो खर्च होता है, हमारे ग्रोथ के लिए जो खर्च होता है, अगर कोई न्यू प्लांट या बोले तो कोई न्यू रिसोर्सेस इक्विपमेंट लाना है तो उसमें जो खर्च होता है, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम्स, हमारे जो साइंटिस्ट है उसके ऊपर जो खर्च होता है, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में आता है, क्योंकि अल्टीमेटली सोशल वेलफेयर करना है इसका काम। क्लियर? लेकिन ये ऐसा नहीं, ये प्रॉफिट मोटिव के ऊपर है। इट कर्व स्लोप अपवर्ड, अभी देखेंगे कि ये कब इसका जो कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोप करता है, और ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सर ये दोनों अभी आपको समझाना होगा, ये अभी अपन क्लियर करेंगे। नेक्स्ट, इट इज जनरली डन बाय प्राइवेट सेक्टर, प्रॉफिट की बात है, और इसे गवर्नमेंट सेक्टर करती है। देख लो, इट इज जनरली डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर। बात समझ में आया? बट सर अभी ये आपने क्लियर नहीं किया, ये क्लियर करो, ये इसका कर्व कैसे बनेगा? ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, ऊपर वाला अभी मैं रब करूंगा। तो ये है हमारा कर्व, देखो इट्स कर्व स्लोप अपवर्ड। ये क्या है? इसका मतलब ये है कि सर आपने तो बोला कि ये इनकम इलास्टिक है, मतलब अगर इनकम बढ़ेगा तो क्या होंगे? इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेंगी। तो ठीक है, देखो हमारा एक इनकम था जो यहाँ थी, ठीक है, तब हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो इस पॉइंट में था, ठीक है, हमारा इनकम बढ़ा, हमारा इनकम बढ़ा, वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट की, देख लो। अब जब ये बढ़ा तो देखो ये भी शिफ्ट हुआ अपवर्ड के लेकर के। कोई दिक्कत है? तो इसी तरीके से समझ में आ गया कि ये इनकम इलास्टिक है, ये इन्वेस्टमेंट मतलब ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कर्व जो होगी वो देखो ये अपवर्ड भाग रही है। क्लियर? नेक्स्ट चले आते हैं ऑटोनॉमस में। ऑटोनॉमस में इनकम इन इलास्टिक, मतलब इनकम से कोई भी मतलब नहीं है इसे इस लेवल पे आकर के देखो, यहाँ पे जो ये आई कर्व है ये वहां पे सेम उसी तरीके से है। इनकम देखो यहां से बढ़ करके यहाँ पे बढ़ रही है, बट ये यहाँ पे ही फिक्स की फिक्स है, ठीक है। ये तभी बढ़ सकती है जब ग्रोथ के लेकर के कोई बात हो तभी, अदरवाइज ये ऑटोनॉमस से ये इतना का इतना ही रहेगा। बात समझ में आया? तो इसलिए देखो इट्स कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल ये भाग रही है, ठीक है। बात समझ में आया? तो ये हो गया हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस। बात क्लियर है? तो चलो अब इसके देख लेते हैं डिटर्मिनेंट्स क्या है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है डिसीजन टू इन्वेस्ट। मतलब क्या है? अब जब भी अपन लोग इन्वेस्ट करेंगे तो सोचेंगे कि नहीं, तो सोचने के लिए क्या क्या फैक्टर्स जरूरत होती है उसे हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? बट एक बार ध्यान से याद रखना कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है वो हो रही है सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिसे सर केन्स ने बोला है। क्लियर है? क्योंकि गवर्नमेंट को तो प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, उसे तो सोशल वेलफेयर करना ही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डिसीजन टू इन्वेस्ट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। क्या क्या फैक्टर्स है? दो फैक्टर्स है। एक है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसे MEI बोलते हैं, और दूसरा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या है, पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो मार्जिनल और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या है? मार्जिनल का मतलब होता है मार्जिनल इन एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द एक्सपेक्टेड रेट रिटर्न फ्रॉम द एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ये क्या है सर? अगर हम लोग कोई एडिशनल इन्वेस्ट करते हैं तो उसके रेट पे, मतलब जो रेट आएगा उस पे डिपेंड करता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगा, मतलब अगर तुम किसी भी इंस्टीट्यूशन से पैसे लेते हो, उधार में लेते हो, और उसे जो इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? तो ये समझेंगे कैसे सर? इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल को समझते हैं। देखो ये जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये और डिपेंड करती है दो चीजों से, जो होगा सप्लाई प्राइस और प्रोस्पेक्टिव यील्ड। ये क्या है सर? सप्लाई प्राइस, मान लो यहां पे पूरी पैसा, एक सप्लाई प्राइस का मतलब है कि कोई भी एसेट तुम्हें एसेट में इन्वेस्ट करना है। एक मान लो कोई प्लांट एंड मशीनरी ही खरीदना है, उसका कॉस्ट है 1 लाख रुपए। ध्यान से समझना, 1 लाख रुपए उस प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट है। अब मेरे पास पैसा नहीं है, शुद्ध गरीब, क्या करेंगे? लोन लेंगे सर। अब लोन लेंगे, मान लो सर SBI से लोन लेते हैं, 1 लाख रुपए का लेंगे, तो SBI क्या फोकट में छोड़ेगी? ना इंटरेस्ट लेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग तो इसकी होंगी। मान लेते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ROI है, वो 12% होगा, मतलब ईयर एंडेड में हमें 12,000 रुपए एज ए इंटरेस्ट SBI को पे करना है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी बात की बात। अब ये 1 लाख रुपए उठा के हम लोगों ने यहां पे रखा, यही हो गया सप्लाई प्राइस। क्लियर? अब दूसरा क्या है सर? प्रोस्पेक्टिव यील्ड। समझेंगे ध्यान से। अब मान लो कि एक इसे रनिंग करने में कुछ तो खर्च होगी, इलेक्ट्रिक बिल है, बहुत सारे रिपेयरिंग एक्सपेंस होते रहते हैं सारे, तो मान लो उससे क्या होगा, इससे दो चीज होंगी। पहला बात तो इसे कमाएंगे सर, कमाते हैं, मान लेते हैं कि सर हम लोग कमाते हैं इस पे 10,000 रुपए कमाते हैं, कमाएंगे सर 10,000 रुपए एक साल में, 10,000, ज्यादा नहीं कमाएंगे, ठीक है। और इसका कुछ रनिंग एक्सपेंसेस भी होगा। रनिंग एक्सपेंसेस क्या होगा? अच्छा चलो अपने कमाई को 12,000 रुपए करते हैं, इसका कुछ रनिंग एक्सपेंसेस भी होगा। क्या होगा सर? अरे छोटा मोटा खर्च, मान लो रनिंग एक्सपेंसेस है इसका 2,000, तो देखेंगे कि इसका प्रोस्पेक्टिव यील्ड ये कितना कमाता है। तो बताओ कि हमारा यील्ड हम लोगों ने कितना कमाया? बोलेंगे सर 12,000 से 2,000 माइनस करेंगे तो 10,000 रुपए हम लोगों ने अर्न किया। यही हमारा यील्ड, यही हमारी कैपेसिटी, मतलब प्लांट एंड मशीनरी की कैपेसिटी। अब देखते हैं कि इसका रेट कितना होता है। तो हमें ये जो रेट निकालना है, मान लो 10,000 रुपए हम लोगों ने कमाया, ये देखो हम लोगों ने यहां पे कमाया कितने के इन्वेस्टमेंट से? बोलेंगे सर 1 लाख के इन्वेस्टमेंट से। ये हो गया, ये हो गया कितना परसेंट? ये है 10%, ठीक है। तो अब देखो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लगता है 12%, तुम्हारा जो MEI है वो है 10%, तो क्या तुम इन्वेस्ट करोगे? सोचो यहां पे यही तो बात है, डिसीजन टू इन्वेस्ट करोगे ना सर, यहां पे तो अपना लॉस है, 10% कमा रहे हैं, 12% का मतलब एक्स्ट्रा 2,000 रुपए अपने पॉकेट से लग रहा है। तो बस यही चीज है समझाने के लिए कि अगर MEI ग्रेटर देन ROI होता है मतलब तुम इन्वेस्ट करोगे कि नहीं करोगे, और अगर ROI इज ग्रेटर देन MEI होता है मतलब सोचना पड़ेगा, चांसेस है ना का। तो बात समझ में आया? ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेंट्स और इन्वेस्टमेंट से लेकर के, ये पूरा आज के वीडियो में मैंने कवर अप कर दिया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक लास्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। थैंक यू।